Good morning, everyone. Last lecture, I have started with management accounting. I have explained you about the syllabus in the subject, about the paper pattern, about management accounting. I have given you a brief about capital budgeting. Now, what is capital budgeting? The name itself says the capital which is contributed by the owner can be sole trader, partners, shareholders. They do, they contribute money to the business, and that money is used to invest to on a project, to purchase asset, and that decision to where to invest, to which asset to purchase, is taken with the help of capital budgeting. So capital budgeting normally is a planning which we do. It is an investing decision. It's a planning which we do for making an investing decision in the future period. We have also discussed a small example wherein I had told you that imagine that you want to purchase a car. आपको कार खरीदनी है. आपके पास दो ऑप्शन है. एक मारुति जो 5 लाख में कार सेल कर रही है, और दूसरा Hyundai जो 5,50,000 में कार सेल कर रही है. आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये डिसीजन बोला कि मारुति खरीद सकते बिकॉज प्राइस कम है. लेकिन तब मैंने ये कंक्लूड किया, सिर्फ प्राइस एक पैरामीटर नहीं हो सकता फॉर एनी taking a purchase decision. Other factors such as other features of the car also matters when we take a decision to purchase something, to purchase a asset. So इतना हमने लास्ट लेक्चर में किया है. आज हम कंटिन्यू करेंगे विद द मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग. टुडे वी विल स्टार्ट with the methods of capital budgeting. The first method which you all have is payback period method. Now, the name itself says payback period method. Now, what do you mean by payback? Payback period method ये बताता है कि हमारे पास हम जो भी चीजें खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हम इन्वेस्टमेंट आज करते हैं. तो ये इन्वेस्टमेंट का प्रिंसिपल अमाउंट हमें कितना जल्दी वापस मिलता है. पे बैक पीरियड मतलब जो भी हमने पैसा लगाया है कुछ भी इन्वेस्टमेंट में, कोई भी एसेट खरीदने में, वो हमें कितना जल्दी वापस मिल रहा है, इस पे बैक पीरियड मेथड. जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है. एक ऑप्शन कि मेरे पास एक मशीनरी है जो 5 lakhs में आ रहा है, तो मैं वो 5 lakhs का मशीनरी खरीद सकती हूँ. और दूसरा सेम मशीनरी 6 lakhs में भी आ रहा है, तो मैं वो 6 lakh का मशीनरी खरीद सकती हूँ. तो मैं एज पर पे बैक पीरियड मेथड मैं अपना डिसीजन कौन से बेसिस में लूंगी कि कहाँ पे मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट दैट इज 5 lakh फॉर मशीनरी 1 एंड 6 lakh फॉर मशीनरी 2 मुझे कितना जल्दी वापस मिल रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज 5 लाख में अगर आज लगाती हूँ मशीनरी खरीदने के लिए, मशीनरी 1, तो मुझे 5 years में वो मशीनरी का पैसा वापस मिलेगा. तो एंड जो सेकेंड मशीनरी है 6 lakhs का, वो अगर मैं आज 6 lakhs देती हूँ तो मुझे 4 साल में ही वो 6 lakhs रुपीस वापस मिल जाएगा. तो अब मैं अपना डिसीजन कैसे लूंगी
कि कौन सा मशीनरी पे मुझे मेरा लगाया हुआ पैसा पहले वापस मिल रहा है। पहला मशीनरी है 5 lakhs का, जो मैं आज 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट करती हूँ, तो मुझे वो 5 लाख रुपीस कब वापस मिलेगा? आफ्टर 5 years, मतलब आज 5 लाख रुपीस लगाया तो आफ्टर 5 years पीरियड मुझे ये पैसा वापस मिलेगा। दैट इज फॉर द मशीनरी 1। मशीनरी 2 मेरे को आज 6 लाख रुपया लगाना पड़ेगा बिकॉज वो 6 lakhs का है, लेकिन मुझे 4 years में ही ये 6 लाख रुपीस वापस मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू पे बैक पीरियड हम देखते हैं कौन सा मशीनरी हमें, कौन सा इन्वेस्टमेंट हमें सबसे पहले सबसे जल्दी रिकवर होगा, हम वो प्रोजेक्ट में वो मशीनरी पे इन्वेस्ट करेंगे। तो ये एग्जाम्पल के हिसाब से मैं 6 lakhs का मशीनरी पहले 6 lakhs का मशीनरी खरीदूंगी क्योंकि वो मुझे जल्दी वापस मिल रहा है, 4 years में ही वापस मिल रहा है। तो एज पर पे बैक पीरियड मेथड मैं क्या करूंगी, मैं मशीनरी सेकेंड दैट इज 6 lakhs वाला मशीनरी परचेज करूंगी बिकॉज उसका पे बैक पीरियड कम है, क्योंकि उसका पे बैक पीरियड कम है। जो भी मशीनरी का पे बैक पीरियड कम रहेगा हम वो मशीनरी को सेलेक्ट करेंगे। दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग। पर ये मेथड का भी कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है, कुछ ड्रॉबैक्स है। एडवांटेज क्या है कि ये मेथड बहुत इजी है कैलकुलेशन में। ये वाला मेथड बहुत इजी है, बहुत सिंपल है कैलकुलेशन में, ये इसका एडवांटेज है। यहाँ पे हम रिस्क अवॉइड करते हैं, मतलब अरे ये एक मशीन 5 साल, पहला वाला मशीन में तो 5 साल लगेगा पैसा वापस आने के लिए, तो रिस्क ज्यादा लग रहा है। और दूसरा मशीन 4 साल में ही पूरा पैसा वापस आ जाएगा, तो रिस्क कम लग रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये पे बैक पीरियड मेथड में रिस्क को अवॉइड करते हैं और वो मेथड में पैसा लगाते, ये मेथड में हम वो मशीनरी, वो इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाते जहां पे हमें पता है कि लिक्विडिटी हमें मिलेगा, मतलब हमें जल्दी से पैसा वापस मिलेगा। और ये मेथड में हम जल्दी से डिसीजन ले सकते हैं। इट इज क्विक, दिस मेथड हेल्प्स अस टू टेक अ क्विक डिसीजन एंड दिस मेथड इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं है, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल मेथड है। इसलिए हमें बहुत ज्यादा एनालिसिस और टाइम की जरूरत नहीं, ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। ये बहुत सिंपल टू कैलकुलेट है, इसलिए ये मेथड बहुत चीप है, सस्ता है। तो इसका ये हो गया ये मेथड का एडवांटेज। तो ये मेथड का डिसएडवांटेज क्या है? ये मेथड का एक ही प्राइम डिसएडवांटेज है, वो है कि ये क्या करता है, ये हमें सिर्फ यही चीज, ये सिर्फ एक चीज में ध्यान देता है कि कितना जल्दी पैसा वापस आएगा। लेकिन पैसा वापस आने के बाद प्रॉफिटेबिलिटी का क्या? अगर 5 साल में तुमको तुम्हारा मशीनरी का 5 लाख वापस आ जाएगा, 4 साल में तुम्हारे मशीनरी का 6 लाख वापस आएगा, लेकिन उसके बाद भी तो तुमको पैसा मिलेगा, उसके बाद भी तो तुमको कैश इनफ्लो होगा। मतलब मशीनरी अगर तुम एक बार इंस्टॉल करोगे तो मशीनरी जब तक चलेगा तब तक तुमको रिटर्न्स आएगा ना। तो वो पैसा वसूल होने के बाद वाले रिटर्न्स का क्या, उसके बारे में तो ये मेथड कंसीडर ही नहीं करता, उसके बारे में तो ये मेथड बात ही नहीं करता। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, ये मेथड में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडरेशन नहीं देते। ना व्हाट डू यू मीन बाय टाइम वैल्यू ऑफ मनी? मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स जो हम लोग आज 5 लाख रुपया लगा रहे हैं वो हमें वसूल होगा 5 साल बाद। लेकिन आज जो 5 लाख का वैल्यू है, 5 साल बाद भी क्या 5 लाख का यही वैल्यू रहेगा? क्योंकि देखो हम लोग जैसे जैसे हम लोग
आगे जा रहे हैं वैसे वैसे हम लोग देख रहे हैं कि मनी का वैल्यू कम होते, जैसे पहले के जमाने में आप पूछोगे आपके दादाजी उन सबका सैलरी कितना होता था, सैलरी बहुत कम होता था, लाइक 1000 रुपया 500 रुपया, लेकिन उसके बाद भी दे वर इजी एबल टू रन देयर फैमिली। बट आज अगर सैलरी 1 लाख भी है तो भी कम लगता है। मतलब जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं वैसे वैसे मनी का वैल्यू जो है वो चेंज हो रहा है। तो आज हम लोग 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन 5 साल बाद जब हमें वो 5 लाख रुपया वापस मिल रहा है, तो क्या आज और 5 इयर्स में, 5 इयर्स के बाद में क्या मनी का वैल्यू चेंज नहीं होगा? मार्केट में इन्फ्लेशन तो है, तो उसके हिसाब से देर विल बी चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आ, आप अगर आज मार्केट में जाओ वड़ा पाव खरीदने के लिए, तो आपको कितने में वड़ा पाव मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल 10 to 12 रुपीज, 10 to 15 रुपीज के रेंज में आपको मिलेगा। लेकिन वही वड़ा पाव आज से सपोज 10 इयर्स पहले, क्या आपको तभी वो कितने में मिलता होगा? 2 to 5 रुपीज में। देखो वही चीज जो अभी आपको 10 to 15 के रेंज में मिल रहा है, पहले वो आपको 2 to 5 रुपीज के रेंज में मिल रहा था। क्यों? क्योंकि अभी जो हम लोग जो इंग्रेडिएंट्स हम वड़ा पाव बनाते, दैट इज पोटैटोस, बेसन एंड ऑल, उसका वैल्यू भी पहले अलग था, अभी उसका वैल्यू अलग है। क्या हो रहा है? तभी महंगाई अलग था, अभी महंगाई अलग है। तभी महंगाई इतना नहीं था, अभी बहुत ज्यादा है। तो इसका मीनिंग है जो हम मनी का वैल्यू है वो टाइम के साथ चेंज होता है। ये चीज को, ये पहला मेथड जो है पे बैक पीरियड मेथड, यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया गया है। तो उसको कंसिडर करना चाहिए। जो ये मेथड का प्राइम ड्रॉबैक है, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को बिल्कुल कंसिडर नहीं करता। ये बस एक ही चीज पे ध्यान देता है कि पैसा कितना जल्दी हमें वापस मिल रहा है। पे बैक पीरियड मतलब जो पैसा आपने पहले अभी पे किया, वो कितना जल्दी आपको वापस मिल रहा है। पे किया, वो बैक कब मिल रहा है? जो अभी आपने पैसा पे किया, वो आपको बैक वापस कब मिल रहा है? दैट इज ओनली द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेथड, कि आप अभी पैसा लगाते हो पर वो पैसा आपको बैक कब मिल रहा है, वापस कब मिल रहा है। That is our first method, payback period method. Now let us see our second method, that is average rate of return method. Average rate of return of investment, इसको हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। यहाँ पे देखो, जो पहला मेथड था उसने प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात नहीं किया। इट इज ओनली अबाउट आज पैसा दिया वो वापस कब मिल रहा है। आज हम पैसा लगा रहे तो हमारा इन्वेस्टमेंट हमें रिटर्न कब मिलेगा, कब वो पूरा का पूरा वापस मिलेगा। लेकिन we are not considering the point of return means profit. Now average means approximately, rate means percentage, return means profit। मतलब approximate percentage of profit कितना है ईच एंड एवरी इन्वेस्टमेंट में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमारा 5 लाख का जो असेट है, मशीनरी है, वो उसके पूरे लाइफ टाइम में 10 लाख का प्रॉफिट देता है। हमारा जो 5 लाख का मशीनरी है, जो 5 लाख में वो पैसा 5 लाख वसूल होगा, वो मशीनरी उसके पूरे लाइफ टाइम में हमें 10 लाख का रिटर्न दे रहा है। मतलब टोटल प्रॉफिट, अगर तुम वो 5 लाख का मशीनरी खरीदोगे तो उसको पूरा लाइफ यूज करो, पूरा लाइफ मतलब वो मशीनरी का पूरा लाइफ यूज करोगे, तो वो मशीनरी आपको 10 लाख रुपीज फेच करेगा। उससे आपको कितना पैसा मिलेगा? 10 लाख रुपीज इफ यू यूज दैट मशीनरी till its full capacity, till its
full capacity, you will be able to recover rupees 10 lakhs. So that is the, यहाँ पे देखिए, तो अगर 10 लाख आप वो मशीनरी में पैसा लगाओगे, तो आपको वो मशीनरी को का पूरा लाइफ, दैट इज वो मशीनरी का 100% कैपेसिटी उसको यूज करोगे, तो वो मशीन आपको टोटल देगा 10 lakhs. मतलब वो मशीन 5 लाख का है, पर वो मशीन को यूज करके आपको 10 lakhs मिल रहे. तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है कितने का? यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है 5 लाख का. 10 लाख का मशीनरी 5 लाख का है, उसको उसके फुल कैपेसिटी में आप सपोज यूज करोगे जितने भी साल, तो आपको टोटल उससे पैसा फेच होगा 10 lakhs. मतलब पहले तो आप देखोगे ना, 5 लाख तो आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया, वो तो आपका ही पैसा है. एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है आपको? 10 lakhs में 5 लाख तो आपने खुद ने लगाया है उतना पैसा, तो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है 5 lakhs. दैट इज द प्रॉफिट ऑफ द मशीनरी ऑफ 5 lakhs. जो दूसरा मशीनरी है, वो दूसरा मशीनरी आपको, जो कि 6 लाख का मशीनरी है, आपको टोटल दे रहा है 8 lakhs. वो मशीनरी को आप जितना भी साल यूज करोगे, उसके फुल कैपेसिटी, उसके 100% कैपेसिटी में यूज करोगे, जितने भी साल उसका लाइफ है, आप उसको यूज करोगे, तो आपको टोटल मिलेगा 8 lakhs. आपको टोटल मिलेगा 8 lakhs. मतलब वो मशीनरी 6 lakhs का है, आपको उसको पूरा यूज करके 8 lakhs मिल रहा है. मतलब प्रॉफिट कितना रहेगा? 8 lakhs का 8 lakhs मिल रहा है, उसका वैल्यू 6 लाख है, तो प्रॉफिटेबिलिटी इज 2 lakhs. करेक्ट? तो ऐसे सिचुएशन में मुझे तुम लोग बताओ कि अगर हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, अगर हम प्रॉफिट के हिसाब से देखें, तो 5 लाख वाला मशीनरी बेटर है, क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दे रहा है, ज्यादा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वो दे रहा है. लेकिन पे बैक पीरियड में हमने वो चीज प्रॉफिटेबिलिटी को तो कंसिडर ही नहीं किया. हमने क्या देखा? 5 लाख वाला मशीनरी 5 साल में 5 लाख वापस दे रहे, और 6 लाख वाला मशीनरी जो है वो 4 साल में ही पैसा वापस दे रहे. तो हमने पे बैक पीरियड में 6 लाख वाला मशीनरी यूज किया. पर जब हम प्रॉफिट कंसीडर कर रहे हैं, तो जो 5 लाख वाला मशीन है वो 10 लाख का, टोटल 10 लाख दे रहा है, और जो दूसरा मशीन है 6 लाख वाला, वो टोटल 8 लाख ही दे रहा है. तो उसके हिसाब से हम देखें तो मशीनरी 5 लाख वाला मशीनरी 1 बेटर है. तो एआरआर में हम प्रॉफिट्स को कंसीडर करते हैं. पर ये मेथड का भी मेन ड्रॉबैक ये है कि ये भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता. हम पैसा आज डाल रहे हैं, हमें रिटर्न फ्यूचर में मिलता है, पर फ्यूचर के रिटर्न्स में, फ्यूचर में जो रिटर्न मिल रहा है, फ्यूचर में इन्फ्लेशन भी है, महंगाई भी है. तो आज जो तुम आज अगर तुमको आज जो तुम पैसा लगा रहे हो, वो तुमको फ्यूचर में उससे प्रॉफिट मिल रहा है. तो वो प्रॉफिट में का वैल्यू टाइम के हिसाब से, मतलब आज का 5 लाख, 5 साल बाद का 5 लाख, 5 साल बाद का जो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट. देखो, जैसे तुम मशीनरी या कोई भी चीज में इन्वेस्ट करोगे, ऑन द स्पॉट तो तुमको प्रॉफिट नहीं मिलेगा. प्रॉफिट के लिए, रिटर्न के लिए, रिटर्न मिलने के लिए, इनकम मिलने के लिए टाइम लगेगा. तो इसका मतलब आपका जो रिटर्न्स आपको फ्यूचर में मिल रहा है, उसको आपको प्रेजेंट, उसका प्रेजेंट वैल्यू तो अलग रहेगा. तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को तो कंसीडर ही नहीं किया. पैसे का जो वैल्यू है, जो फ्यूचर के हिसाब से चेंज होता है, उसको तो यहाँ पे कंसीडर ही नहीं किया. इवन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में आपको प्रॉफिट तो फ्यूचर में होगा, तो फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट उस, तो उसका तो कुछ भी नहीं, मतलब उसका कुछ हम लोग ये नहीं कर सकते. फ्यूचर में जो प्रॉफिट है, फ्यूचर में जो पैसा मिलने वाला है, उसका कंपैरिजन हम प्रेजेंट के अमाउंट से करें, तो वो उस अमाउंट, आज का 100 रुपया और
1 साल बाद का 100 रुपया, आज जो चीज़ हम 100 रुपए में खरीद सकते हैं, 1 साल बाद हम शायद वो 100 रुपए में वो चीज़ नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो सब चीज़ महँगे हो गए रहेंगे। करेक्ट? So that's why ARR method maybe they have not considered the time value of money. तो ये भी ARR क्या है? Average rate of return, accounting rate of return. A accounting average, return R rate of return. ARR भी इसको बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में. तो average rate of return में भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया गया है. तो हमारे पास हमारा नेक्स्ट मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड. यहाँ पे ये मेथड में हम क्या करते हैं, हम फ्यूचर के ये मेथड में हम फ्यूचर के प्रॉफिट्स को, जो फ्यूचर में मिलने वाला प्रॉफिट्स है, उसको प्रेजेंट में कन्वर्ट करते हैं. मतलब मैं आज अगर 5 लाख इन्वेस्ट करूंगी तो मुझे फ्यूचर में जाके रिटर्न्स मिलेगा, लेकिन फ्यूचर का रिटर्न्स, फ्यूचर में जो मुझे सपोज फॉर एग्जांपल मैं आज 5 लाख रुपया डालूंगी तो 10 साल बाद मुझे 10 लाख रुपया मिलने वाला है. तो 10 साल बाद मिलने वाला 10 लाख और आज के 5 लाख का क्या सेम वैल्यू है? हम लोग नहीं बोल सकते कुछ भी. तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमें फ्यूचर में जो भी रिटर्न्स मिल रहा है वो रिटर्न्स को हम प्रेजेंट में कन्वर्ट करेंगे. कैसे कन्वर्ट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, पीवी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. तो ये फैक्टर क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो हम कैलकुलेट करेंगे. उसके हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे जो फ्यूचर का 10 lakhs है उसका प्रेजेंट में क्या वैल्यू है. तो उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि हमें ये इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हमें ये असेट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. ये डिसीजन हम उसके बाद ही लेंगे, आफ्टर कंसीडरिंग द इन्फ्लेशन वैल्यू. वो कंसिडर करने के बाद ही हम डिसीजन लेंगे. तो ये वाला मेथड टाइम वैल्यू ऑफ मनी को बिल्कुल कंसिडर करता है. तो इसके हिसाब से हम इसके साथ हमारे 3 मेथड्स है, मेनली 3 मेथड्स है. इसमें थोड़ा थोड़ा एडिशनल्स हो सकता है, जैसे पेबैक पीरियड में डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड करके एक होता है, पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी करके एक होता है. वो मैं तुम लोग को आगे के लेक्चर्स में बताऊंगी जब हम इसके सम स्टार्ट करेंगे. तो अभी के लिए मेन मेथड्स क्या है मैंने तुम लोग को बता दिया है. मेन पेबैक पीरियड मेथड, आज जो पैसा पे किया वो कितना जल्दी वापस मिलेगा. एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, इसमें हम एवरेज एक इन्वेस्टमेंट एवरेज में कितना रिटर्न दे रहा है, कितना प्रॉफिटेबिलिटी दे रहा है, उसको कंसीडर करेंगे. रेट मींस परसेंटेज, कितना रेट ऑफ रिटर्न है, कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न है, कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है, वो देखेंगे. लास्ट मेथड नेट प्रेजेंट वैल्यू. ये नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें क्या देता है, हमें फ्यूचर के रिटर्न्स को प्रेजेंट में कन्वर्ट करके देता है. तो दैट इज दिस मेथड, net present value method. This converts the future returns into present value. ये सब और अच्छे से समझेंगे जब हम लोग इसके सम्स करेंगे. और ये एक फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, तो इसमें मैं तुम लोग को हर एक मेथड के फॉर्मूलास भी बताऊंगी. तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लोग एक और शेयर करती हूं मैं. सो वर्ड में
हम लोग क्या कर सकते हैं, जो सबसे पहला मेथड है, पहले तो उसके स्टेप्स देखते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पे बैक पीरियड को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें स्टेप 1 समझना पड़ेगा। स्टेप 1 इज कैलकुलेशन ऑफ कैश आउटफ्लो, और इसको बोल सकते इनिशियल कैश इन्वेस्टमेंट या कैश आउटले। एक ही चीज है, जस्ट एक ही चीज है। कैश आउटफ्लो भी बोल सकते हैं, कैश इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, कैश आउटले भी बोल सकते हैं। सिंपल फंडा क्या है, सिंपल मीनिंग क्या है, कितना पैसा बाहर जा रहा है, कितना पैसा बाहर जा रहा है। तो कॉस्ट ऑफ द असेट, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कॉस्ट ऑफ द असेट, फिर इसमें ऐड करेंगे इंस्टॉलेशन चार्जेस। इंस्टॉलेशन चार्जेस, मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए भी चार्जेस लगता है, और उसके साथ एडिशनल वर्किंग कैपिटल। अगर हम कोई मशीन खरीद रहे हैं तो उसको खरीदने से हमारा वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज हुआ है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक प्लांट खरीद रही हूँ तो मेरे को उसके लिए एडिशनल लेबरर्स को रखना पड़ेगा, एम्प्लॉय करना पड़ेगा, या फिर मेरे को एक स्पेशल टाइप का रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। मतलब मेरा डे टू डे वर्किंग के लिए जो कैपिटल है वो और बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस असेट। ये स्पेशल प्लांट है, इसके लिए एक स्पेशल टाइप का रॉ मटेरियल लगता है, इसके लिए एक स्पेशल टाइप का लेबरर लगता है जिनको एक अलग ट्रेनिंग देना चाहिए। तो मैं इसके वजह से, ये असेट के वजह से मेरा वर्किंग कैपिटल चेंज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, एडिशनल वर्किंग कैपिटल करके भी, अगर क्वेश्चन में दिया एडिशनल वर्किंग कैपिटल तो यहाँ पे लिखेंगे। इसके अलावा लेस प्रोसीड्स ऑफ सेल ऑफ असेट। ये क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं नया कोई भी नया प्लांट खरीद रही हूँ, तो मेरे पास पहले से एक जूना प्लांट रखा हुआ है, तो मैंने उसको बेचने से क्या हुआ, उसको बेचने से मेरा क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सपोज एक व्हीकल खरीद रही हूँ, व्हीकल है 7 लाख का और मेरे पास पहले से एक दूसरा व्हीकल था। तो वो व्हीकल अब क्या करना है, जब मैं नया व्हीकल खरीद रही हूँ तो वो जूने व्हीकल को मैंने बेच दिया, उसको बेचा तो मुझे 1 लाख रुपीस आया। तो अभी मैं नया व्हीकल 7 लाख का खरीदने वाली हूँ, तो मेरा खर्चा थोड़ा कम नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैं जूने व्हीकल को बेच रही हूँ तो मुझे 1 लाख रुपीस आ रहा है। तो वो 1 लाख रुपीस आने से मेरा अभी जो मैं नया गाड़ी खरीद रही हूँ उसका खर्चा कम हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी हम लोग को लेस कॉस्ट ऑफ असेट कैलकुलेट करते तो उसमें से लेस करते हैं प्रोसीड्स ऑफ सेल ऑफ असेट। जो हम लोग हमारे एग्जिस्टिंग असेट को जो बेच रहे हैं उससे मिलने वाले पैसे से हमारा आउटफ्लो, जो पैसा बाहर जाने वाला है, वो कम हो जाएगा। बिकॉज नहीं, अगर ये असेट को नहीं बेचती तो मेरे पास मेरा 7 लाख रुपीस बाहर जाता, लेकिन अभी क्योंकि मुझे मेरे एग्जिस्टिंग असेट को बेच के 1 लाख मिल रहा है तो मेरा खर्चा कम हो जाएगा। तो दैट इज कैलकुलेशन ऑफ कैश आउटफ्लो में हम क्या करते हैं, अगर कोई असेट हम
हमारे जूने असेट को बेच रहे हैं तो उससे कोई पैसा आ रहा है, तो हमारा खर्चा क्या हो जाएगा, हमारा खर्चा जो है कम हो जाएगा, तो हमें मिल जाता है कैश आउटफ्लो। दिस इज द कैश आउटफ्लो। तो मेन है कैश आउटफ्लो जो हमने निकाला, हमारा पहला स्टेप। तो इसके साथ में क्या करती हूँ, आई विल स्टॉप हियर